प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम 9th क्लास में भी पढ़कर आए हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे निर्धारित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम 9th क्लास में क्या पढ़कर आए हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक तल निर्धारित करना पड़ेगा। तल मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड मेरे पास क्या तल है। आप कॉपी पर क्वेश्चन करते हैं तो कॉपी का पेज आपके लिए क्या है, तल है। या आप कुछ दीवार पर करना चाहें तो दीवार का हमारे पास ही क्या बन जाता है, एक तल बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या व्हाइट बोर्ड है, तो ये एक तल के रूप में है। इस पर पहले मैंने दो रेखाएं ली जो परस्पर 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, इनके एक दूसरे को काटती हैं। दो रेखाएं ले रही हूँ मैं जो परस्पर लंब हैं, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। तो हम इन दोनों रेखाओं को बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष। जैसे बच्चों आप देख रहे हो, जैसे हमने दो रेखाएं खींची जो परस्पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो हमारे पास जो ये तल है ये 4 भागों में बढ़ जाता है। तो हमारे पास जो ये वाला भाग है इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थांश एक। ये हमारे पास क्या है? चतुर्थांश 2। और ये हमारे पास है चतुर्थांश 3। और ये हमारे पास चतुर्थांश 4। और जो हमारे पास इसमें जो बड़ी रेखा है इसका नाम हमारे पास क्या होगा? एक्स अक्ष। क्या होता है इसका नाम? एक्स अक्ष। और ये हमारे पास जो खड़ी रेखा है इसका नाम हमारे पास क्या है? वाई अक्ष। क्या है ये? वाई अक्ष। तो हमारे पास यहाँ पर अब ये तल क्या कहलाएगा? कार्तीय तल। अब ये क्या हो गया हमारे पास? इस तल को हमने बोला कार्तीय तल। और जो हमारे पास कड़ी रेखा और बड़ी रेखा है इन दोनों को बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। इकट्ठे बोलते हैं तो, लेकिन जो हमारे पास बड़ी रेखा है इसका नाम है एक्स अक्ष, और जो खड़ी रेखा है ये हमारे पास क्या है? वाई अक्ष। अब हम पढ़कर आए थे कि एक्स अक्ष का दूसरा नाम भी होता है क्या? क्षैतिज रेखा। और जो खड़ी रेखा है उसका नाम हमारे पास क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। और जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित होती हैं या काटती हैं, इस बिंदु का नाम हमारे पास क्या होता है? मूल बिंदु। अब हमारे पास x और y के मान की बात करते हैं, तो मूल बिंदु पर हमारे पास x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? 0 और 0। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चलते हैं, x अक्ष पर दाहिनी तरफ चलते हैं, तो हमारे पास x के मान धनात्मक होंगे, यानी कि प्लस वाले होंगे। जैसे हमने बराबर दूरी पर मार्क कर लिया, यानी कि एक एक मात्रक ले लिया, तो यहाँ हमारे पास ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे और भी ले सकते हैं। यानी कि मूल बिंदु के दाईं तरफ हमारे पास x के मान धनात्मक होंगे, यानी कि प्लस वाली संख्या होंगी। इसी प्रकार से हमारे पास बाईं तरफ x के मान कैसे होंगे? माइनस वाली संख्या होगी। इसी प्रकार से हम चले मूल बिंदु से ऊपर की तरफ, तो हमारे पास मूल बिंदु से ऊपर और मूल बिंदु से नीचे ये हमारे पास क्या है? वाई अक्ष है। तो यहाँ से हमें y का मान मिलेगा। तो यहाँ पर y के मान कैसे होंगे? मूल बिंदु से ऊपर प्लस की संख्याएं, और हमारे पास मूल बिंदु से नीचे हमारे पास होंगी माइनस की संख्याएं। इसके बाद बच्चों अब हमारे पास अगर मान लो कोई बिंदु हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हमें बताना है कि बिंदु है हमारे पास P और हमें इसके निर्देशांक बताने हैं। निर्देशांक मतलब हमने इसकी स्थिति निर्धारित करनी है कि ये बिंदु हमारे पास कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है। यानी कि हमें बताना है कि x अक्ष से कितनी दूरी पर है और y अक्ष से कितनी दूरी पर है। जैसे बच्चों मान लो आप में से किसी एक बच्चे का नाम अभिषेक है और क्लास 10 में अभिषेक नाम वाले 3 बच्चे हैं। आपकी क्लास में सभी बच्चे प्रेजेंट हैं और
पीएन आता है कि आपके टीचर को बोलता है कि सर अभिषेक को भेज दो, ठीक है। और पीएन को आपकी क्लास पूरी सभी बच्चे नज़र आ रहे हैं, अब उसे ये भी पता है कि वो कौन से अभिषेक को बुलाना चाहता है। लेकिन जैसे ही सर को बोलता है कि सर अभिषेक को भेज दो, तो सर पूछते हैं बताओ यहाँ 3 अभिषेक हैं, कौन से अभिषेक को भेजा जाए। तो वो आपको देख पा रहा है, तो वो आपको बोलेगा सर वो जो तीसरी लाइन में चौथे नंबर पर बच्चा बैठा हुआ है वो वाला अभिषेक भेज दो। यानी कि आपकी कक्षा में सीट निर्धारित है या स्थान निर्धारित है, तो उसके अकॉर्डिंग पीएन ने आपको कॉल किया। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर कोई भी बिंदु दिया हुआ हो पाठ्यक्रम में, तो हम उसका स्थान निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें बिंदु P दिया हुआ है, P से हम एक लंब डालते हैं एक्स अक्ष में। इसी प्रकार से P से हमने एक लंब डाला वाई अक्ष पर, P से हमने एक एक्स अक्ष पर लंब डाला P क्यों, और P से हमने वाई अक्ष पर लंब डाला P R। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो P से एक्स अक्ष पर लंब डाला था वो एक्स अक्ष को बिंदु 4 पर आकर मिलता है। ऐसे ही हमने P से वाई अक्ष पर जो लंब डाला है वो वाई अक्ष पर 6 बिंदु पर आकर मिलता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो P बिंदु है वो उसके निर्देशांक क्या होंगे 4 और 6। तो हमारे पास इसी तरह से अगर हमारे पास कोई बिंदु, मान लो मैंने ये बिंदु ले लिया यहाँ पर A बिंदु ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसके निर्देशांक निर्धारित करने हैं, तो इसके निर्देशांक निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A बिंदु से हम लंब डालेंगे कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। ये हमने A बिंदु से लंब डाला एक्स अक्ष पर। इसी प्रकार से हमने A बिंदु पर लंब डाला, A बिंदु से लंब डाला वाई अक्ष पर। तो आप बच्चों देख रहे हो यहाँ पर जो A बिंदु से लंब डाला गया एक्स अक्ष पर, ये बिंदु B पर जाकर मिल रहा है, और जो बिंदु A से लंब डाला गया है y अक्ष पर, ये बिंदु C पर जाकर मिलता है। और जो B बिंदु है इसकी वैल्यू -5 है और जो C है -5 है। तो हमारे पास A बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -5 और 5। किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने से पहले, यानी कि उसका स्थान निर्धारित करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है, हमेशा x का मान पहले लिखा जाएगा और y का मान बाद में लिखा जाएगा। जो हमारे पास x का मान है उसको हम क्या कहते हैं, भुज B कहते हैं, और जो y का मान है उसको हम क्या कहते हैं, कोटि B कहते हैं। x के मान को क्या कहते हैं, भुज, और y के मान को क्या कहते हैं, कोटि। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई बिंदु ऐसा है, मान लो ये बिंदु दिया हुआ है D, ये बिंदु ऐसा है जो x अक्ष पर ही है, x बिंदु कैसा है, x अक्ष पर ही है। तो जो x अक्ष पर बिंदु होगा उसका सिर्फ x का मान ही होगा, y का मान क्या होगा, 0। क्योंकि बच्चों आप देख रहे हो ये x अक्ष है, यहाँ पर मूल बिंदु पर y का मान कितना था, 0। यानी कि इस पूरे x अक्ष पर ही y का मान क्या रहना है, 0 रहना है। सिर्फ x का मान बढ़ रहा है या x का मान घट रहा है, y के मान में कोई चेंज नहीं है, y का मान 0 ही रहना है। यानी कि अगर हमारे पास x अक्ष पर कोई बिंदु दिया हुआ है तो उसमें y का मान ही, कोटि का मान हमेशा कैसा होगा, 0, और सिर्फ x का मान दिया होगा। इसी प्रकार से अगर हम y अक्ष पर कोई मान लेते हैं, अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास मूल बिंदु, यहाँ पर x का मान भी 0 था, y का मान भी 0 था। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं y की वैल्यू बढ़ रही है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो x की वैल्यू, y की वैल्यू घट रही है, लेकिन x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो y अक्ष पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो y अक्ष पर हमारे पास, मान लो मैंने बिंदु ले लिया F, और ये वाला बिंदु है, इसका मान दिया हुआ है हमें 7, तो हमारे पास इसमें x का मान तो 0 रहेगा और हमारे पास y का मान कितना आ गया, 7। यानी कि f के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 7। तो ये हमारे पास y के, ये हमारे पास निर्देशांक हुए अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर है। तो बच्चों एक तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने बिंदु x अक्ष पर लिया है या y अक्ष पर लिया है या किसी चतुर्थांश में लिया है, उसको देखते हुए हमने उसके निर्देशांक तय करने हैं, और साथ में निर्देशांक लिखते हुए हमेशा x का मान पहले और y का मान हमने बाद में लिखना है। ये सब कुछ हम 9वीं क्लास में पढ़ कर आए थे।
तो बच्चों अब 10th में हमारे पास क्या है कि काकतीय तल में हमें कोई भी दो बिंदु दिए हुए हैं, हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब हम देखते हैं इनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि दूरी सूत्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया बिंदु O, यानी मूल बिंदु। हमें पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0 0। अब अगर हम एक अन्य बिंदु ले लेते हैं A, जो x अक्ष पर ही है, तो इस बिंदु A के निर्देशांक क्या हुए, 5 और 0, क्योंकि ये x अक्ष पर था तो y का मान क्या है, 0। अब हम जानना चाह रहे हैं O और A के बीच की दूरी। तो बच्चों ये आपको साफ नजर आ रहा होगा कि O और A के बीच में दूरी कितनी है, 5 मात्र। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई बिंदु है, यानी कि OA है हमारे पास, O और B के बीच की दूरी, O और A के बीच की दूरी कितनी हो गई, 5 मात्र। इसी प्रकार से हमने कोई बिंदु ले लिया y अक्ष पर, ये मान लो बिंदु है B, तो B के निर्देशांक हमारे पास क्या हुए, क्योंकि ये बिंदु हमारे पास y अक्ष पर है तो हमारे पास x का मान क्या रहेगा, 0, और y का मान हमारे पास क्या आ गया, -5। अब इसके बाद हमारे पास अब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं O और B के बीच की दूरी। तो आप ये देखें O और B इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ये भी हमारे पास 5 मात्र है। लेकिन आपको संख्याएं क्या नजर आ रही हैं, माइनस वाली नजर आ रही हैं। लेकिन हम जब दूरी की बात करेंगे तो हमेशा हम क्या लेंगे, प्लस की संख्या लेंगे, क्योंकि हमारे पास दूरी हम ऋणात्मक नहीं लेते, हमेशा दूरी धनात्मक ही होती है। तो O और B के बीच की दूरी कितनी हो गई, 5 मात्र। अब बच्चों अगर हमारे पास कोई बिंदु ऐसा दिया हुआ है जिसके हमें निर्देशांक भी दिए हुए हैं, मान लो ये बिंदु हमारे पास क्या है, C बिंदु दिया हुआ है, C बिंदु है, इसके निर्देशांक है -4 और 5, यानी कि x का मान -4 और y का मान 5। तो अगर हमें मूल बिंदु की दूरी C से ज्ञात करनी हो, यानी कि O और C के बीच में कितनी दूरी है, हम ये ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, C बिंदु से लंब डालते हैं x अक्ष पर। अब आप देख रहे हो, तो C बिंदु से हमने लंब डाला x अक्ष पर, तो हमें पता था x का मान -4 है, तो x अक्ष पर आकर ये -4 से ही मिलेगा। अब हमारे पास जो लंब डाला हमने, इस नाम को लिया C भी हमारे पास लंब है। तो जो O और D के बीच में दूरी है वो कितनी है हमारे पास, 4 मात्र। कितनी है हमारे पास, 4 मात्र। ध्यान रखना है -4 नहीं लिखना, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसी तरह से हमारे पास जो C और D के बीच की दूरी है, तो ये किसके समांतर है, यहाँ पर इसके समांतर, यानी कि y अक्ष पर चली जाती है। चाहो तो यहाँ पर इस तरह से हम एक लंब भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास C और D के बीच की दूरी है वो कितनी है हमारे पास, 5 मात्र। हम जानना क्या चाहते हैं, O और C के बीच की दूरी के बारे में। तो ये कोण हमारे पास कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि हमने ये लंब डाला हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमें आधार भी पता है और लंब भी पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण निकाल सकते हैं, या यूं कहिए कि हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि O और C के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, इसको OC। ये हमारे पास किसके बराबर होगी, OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर तो OC हमारे पास कितना हो जाएगा, OD कितना दिया हुआ है हमें, 4, तो 4 का स्क्वायर, और CD हमें कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाता है हमारे पास, 16, और ये कितना हो जाता है हमारे पास, 25। तो OC हमारे पास कितना आ जाता है, वर्गमूल 41। यानी कि इस तरह से हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया कि हम किसी मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु की दूरी ज्ञात करें। लेकिन अगर हमारे पास हम मूल बिंदु ना लेकर कोई दो बिंदु हैं जो हमें किसी भी चतुर्थांश में दिए हुए हैं, उनके बीच में दूरी ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है जिसके निर्देशांक हैं 3 और 4। क्या है हमारे पास, 3 और 4, और ये बिंदु क्या है हमारे पास P। और दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है
7 और 8, क्या दिया हुआ है हमें 7 और 8। इसके निर्देशांक है हमारे पास, दूसरा बिंदु दिया हुआ है क्यू, जिसके निर्देशांक है हमारे पास 7 और 8। अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना चाह रहे हैं, पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो इनकी दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको देखो बच्चों, इसके लिए हमने क्या करा, पहले हमने पी बिंदु से पी एल लंब डाला एक्स अक्ष पर। इसी प्रकार से हमने क्यू बिंदु से क्यू एम लंब डाला वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। इसके बाद हमने पी बिंदु से जो हमारे पास, इसको नाम दिया हमने क्यू एम, यानी कि हमने क्या करा है, क्यू बिंदु से क्यू एम लंब डाला एक्स अक्ष पर। अब हमने पी बिंदु से एक लंब डाला इस पर क्यू एम, इसको हमने नाम दिया एन, यानी कि पी एन लंब डाला क्यू एन। तो अब बच्चों हमारे पास, अब हमें पता है कि हमारे पास जब पी एल है, जो ये हमारे पास पी एल है, ये हमारे पास इसके बराबर है, यानी कि वाई अक्ष पर दूरी कितनी है इसकी, 4 मात्रक। ये हमारे पास 4 मात्रक है। इसी प्रकार से हमारे पास जब क्यू एम है, क्यू और एम के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली, ये हमारे पास कितनी है, 8 मात्रक। और जो हमारे पास एम और एन के बीच की दूरी है, ये हमारे पास कितनी है, 4 मात्रक। यानी कि जब पी एल है और एम एन है, ये कितने हैं, बराबर है। ये कितना है हमारे पास, 4 मात्रक। लेकिन जो हमारे पास क्यू एम है, ये कितना है, 8 मात्रक। तो हमारे पास क्यू एम है, ये 8 मात्रक है, और जो ये एन एम है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 मात्रक। तो क्यू और एन के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, 4 मात्रक, क्योंकि हमारे पास कुल दूरी कितनी थी, क्यू एम किसके बराबर था हमारे पास, 8 मात्रक के बराबर। क्यू एम में से हमारे पास, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू एम किसके बराबर था, क्यू एन प्लस एन एम। अब क्यू एन कितना है हमें पता नहीं, हम जानना चाह रहे हैं। और एन एम कितना है हमारे पास, 4 मात्रक। और क्यू एन कितना मात्रक है हमारे पास, 8 मात्रक। तो 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्यू एन में कितना आ गया हमारे पास, 4 मात्रक के बराबर आ गया। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखो, ये हमारे पास है ओ एम, ओ और एम के बीच की दूरी कितनी मात्रक है, ये 7 मात्रक। यानी कि हमारे पास ओ और एम के बीच की दूरी 7 मात्रक है। इसी प्रकार से हमारे पास ओ और एल के बीच की दूरी कितनी है, 3 मात्रक। ओ और एल के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, 3 मात्रक। अब हमारे पास जानना चाह रहे हैं कि एल और एम के बीच की दूरी कितनी है, एल और एम के बीच की दूरी। तो एल एम कितना आएगा, अगर हम ओ एम में से ओ एल हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एम। यानी कि एल एम किसके बराबर है, ओ एम माइनस ओ एल। तो एल एम कितना आ जाता है, ओ एम मतलब 7 और ये -3, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 4 मात्रक। यानी एल और एम के बीच की दूरी कितनी है, 4 मात्रक। और जो पी एन है वो इसके समांतर है, यानी इसके बराबर है। तो पी एन किसके बराबर आ जाएगा, ये भी हमारे पास 4 मात्रक है। यानी पी एन भी हमारे पास 4 मात्रक के बराबर हो गया और क्यू एन भी हमारे पास 4 मात्रक के बराबर हो गया। और ये कोण हमारे पास कितने का है, 90 डिग्री का है। तो हम इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके हम पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो पी क्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, यानी कि दोनों के स्क्वायर का स्क्वायर। यानी कि करण किसके बराबर है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का स्क्वायर। तो पी क्यू किसके बराबर हो गया हमारे पास, 4 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों दूरियां हमारे पास 4 मात्रक ही थी। तो ये हमारे पास हो गया 16 और प्लस 16, 16 और 16 कितना हो गया हमारे पास, 32, 32 मतलब 16 गुना 2। तो हमारे पास 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी और क्यू के बीच की दूरी 4 वर्गमूल 2 मात्रक। तो हमारे पास इस तरह से हम
P और Q के बीच की दूरी निकालें। तो बच्चों ये तो हुई हमारे पास अगर हमने चतुर्थांश 1 में 2 बिंदु लिए। अगर हमें एक जनरल फार्मूला ड्राइव करना है जो हर बिंदु के लिए चाहे किसी भी चतुर्थांश में स्थित हो, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं और वो दूरी सूत्र कैसे बनेगा उसको हम यहाँ पर करके देखते हैं। कि मान लो हमारे पास कोई बिंदु A दिया हुआ है जिसके निर्देशांक है x1 और y1, एक बिंदु B दिया हुआ है जिसके निर्देशांक है x2 और y2। हम क्या जानना चाह रहे हैं? A और B के बीच की दूरी। हमें ये दूरी जाननी है, ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करा? A बिंदु से लंब डाला x अक्ष पर, इसको नाम दिया हमने AP। B बिंदु से लंब डाला x अक्ष पर, इसको हमने नाम दिया BQ। इसी प्रकार से हमने A बिंदु से लंब डाला BQ पर, इसको हमने नाम दिया AR। यानी हमने क्या करा? AP लंब डाला, AP लंब डाला इस पर x अक्ष पर। इस तरह से BQ लंब है x अक्ष पर, और हमारे पास जो AR लंब है वो किस पर है? BQ पर। अब हमने A के जो निर्देशांक लिए हैं बच्चों वो लिए हैं x1 और y1। तो इसकी हेल्प से हम P के निर्देशांक निकाल सकते हैं क्योंकि P बिंदु कहाँ पर है? x अक्ष पर स्थित है। तो x1 P के निर्देशांक हो गए x1 और 0, क्योंकि y का मान हमारे पास क्या रहेगा? x अक्ष पर 0। इस तरह से हम Q के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। Q के निर्देशांक गए x2 और 0। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास यहाँ पर हम R के भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। R के निर्देशांक अब देख लो, x का मान R से जो लंब डाला गया है RQ, ये x अक्ष पर कहाँ जाकर मिला? x2 बिंदु पर, यानी कि x का मान क्या हो गया? x2। और क्योंकि हमारे पास जो ये दूरी है ये किसके बराबर है? y1 के बराबर है, तो R के निर्देशांक क्या हो जाते हैं? x2 y1। अब यहाँ पर हमारे पास हम दूरियां ज्ञात कर देते हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि A और R के बीच में कितनी दूरी है। ये हमारे पास क्या है? मूल बिंदु। तो सबसे पहले O और Q के बीच की दूरी, O और Q, O और Q के बीच में दूरी कितनी है? x2। और हमारे पास O और P के बीच में कितनी दूरी है? x1। O और Q के बीच में दूरी x2, O और P के बीच में दूरी x1। तो P और Q के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी? P और Q के बीच की दूरी। तो PQ कैसे निकलेगा? अगर हम OQ लेकर उसमें से OP माइनस कर दें तो क्या आ जाता है हमारे पास? PQ। यानी कि PQ हमारे पास क्या है? OQ माइनस OP। OQ का मान कितना है? x2, और OP का मान कितना हो जाएगा? x1। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि हमारे पास B और R के बीच में कितनी दूरी है। तो बच्चों ये हमारे पास इसके पैरेलल चल रहा है, किसके समांतर चल रहा है? y अक्ष के समांतर। तो हमारे पास B और Q के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास? y2। और हमारे पास R और Q के बीच की दूरी कितनी है? y1। B और Q के बीच की दूरी यानी कि y अक्ष के समांतर, यहाँ पर हमारे पास कितनी दूरी है? y2 के बराबर। मूल बिंदु से लेकर कितनी बनती है ये? y2। और ये हमारे पास कितनी बन रही है? y1। अब हमारे पास यहाँ से हम जानना क्या चाह रहे हैं? B और R के बीच की दूरी। तो BR किसके बराबर होगा? BQ में से। ये रहा हमारे पास BQ में से हम क्या बता दें? RQ माइनस कर दें। तो BQ में से हमने RQ माइनस कर दिया, यानी ये हमारे पास कितनी आ जाती है? BQ हमारे पास y2 और RQ हमारे पास y1। यानी ये जो दूरी है ये आ गई y2 माइनस y1। जो ये दूरी है ये हमारे पास x2 माइनस x1। जो AR है वो हमारे पास PQ के समांतर है, इसके बराबर है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? x2 माइनस x1। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज
ए बी आर बी, या हमारे पास ए आर बी में हमें निकालना क्या है, ए और बी के बीच की दूरी। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का हमने प्रयोग करा, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ हमारे पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। तो ए आर हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बी आर हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम क्या लेते हैं साथ में प्लस माइनस का चिन्ह, लेकिन इसमें हम सिर्फ प्लस का चिन्ह ले रहे हैं क्योंकि दूरी की बात हो रही है और दूरी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये क्या आ गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसमें हमारे पास ए बिंदु के निर्देशांक थे x1 y1 और बी बिंदु के निर्देशांक थे x2 y2। तो इस प्रकार से इस दूरी सूत्र को, इसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र, और इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, वो बिंदु चाहे किसी भी निर्देशांक में स्थित हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर, अभी हमने इसमें x2 और y2 पहले लिखा है, हम इसमें x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 की। पहला क्वेश्चन है, बिंदु, मान लो हमने नाम दे दिया इस बिंदु को A और दूसरा बिंदु है हमारे पास B। बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु A के निर्देशांक है -5 और 7 और B के निर्देशांक है -1 और 3। तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे दूरी सूत्र को। दूरी सूत्र हमारे पास क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर। अब हमारे पास हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन का। हमें इसमें a बिंदु दिया हुआ है -5 और 7, b बिंदु दिया हुआ है -1 और 3। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लिखेंगे ए बी। अब ये किसके बराबर होगी, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो a के निर्देशांक है ये हमारे पास क्या है, x1 y1, और जो b के निर्देशांक है ये हमारे पास क्या है, x2 y2। यानी कि जो a के निर्देशांक में x का मान है उसको हम बोलेंगे x1, जो y का मान है उसको बोलेंगे y1, जो b के निर्देशांक में x का मान है उसको बोलेंगे x2 और जो y का मान है उसको बोलेंगे y2। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं, x2 हमारे पास कितना है, -1। अब हमारे पास फिर माइनस का साइन ये वाला, x1 की वैल्यू कितनी है, -5, इसका स्क्वायर। फिर हमारे पास साइन है प्लस का, फिर y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3, फिर माइनस का साइन है, y1 हमारे पास कितना है, 7। हमेशा वैल्यूज पुट करते हुए हमें प्लस और माइनस के साइन का ध्यान रखना है, ताकि क्वेश्चन का आंसर सही आए, गलती ना हो जाए। तो ये -1, 2 बार माइनस के साइन है तो क्या बन गया, प्लस, तो प्लस का 5 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 7 कितना होता है, -4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया -4 का स्क्वायर। दूसरे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और माइनस के 4 का स्क्वायर भी क्या रहेगा, 16 ही रहेगा। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाता है, प्लस। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 32। अब 32 के हम गुणनफल बनाते हैं तो ये हमारे पास 16 दूनी 32। हमें पता है 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 को हमने बाहर निकाल लिया तो ये हमारे पास अंदर वर्गमूल के अंदर कितना रह गया, 2। तो हमारे पास दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 4 वर्गमूल 2 मात्र। हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है
निर्धारित कीजिए कि दिए हुए बिंदु सरेखी हैं। सरेखी हैं, ये आपकी कोई एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा क्वेश्चन है। हम इन तीनों बिंदुओं को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए हमारे पास इसके निर्देशांक 1, 5, बी के निर्देशांक 2, 3 और सी के निर्देशांक -2 और 11। हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु सरेखी हैं। सरेखी का मतलब एक ही रेखा पर रहते हैं। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर रहते हैं तो मान लो ए और बी एंड पॉइंट्स हैं और सी हमारे पास कहीं बीच में है। तो अगर हम ए और सी के बीच की दूरी निकालते हैं, बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं और अगर हम इन दोनों दूरियों को जोड़ देते हैं तो इन दोनों दूरियों का जोड़ किसके बराबर आना चाहिए? ए बी के बराबर आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ए और सी एंड पॉइंट पर हो, बी कहीं बीच में हो। तो अगर हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं और अगर इन दोनों का जोड़ ले लेते हैं तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास बी और सी कैसे हो? एंड पॉइंट्स पर दिए हुए हो और ए कहीं बीच में हो। तो अगर हम क्या लें? बी और ए के बीच में दूरी लें, फिर हम ए और सी के बीच में दूरी लें, तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? बी सी के बराबर होना चाहिए। इनकी अगर बिंदु एक से ही हैं तो इन तीनों में से एक चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो बिंदु एक से रेखी है, अगर ऐसा नहीं होता है तो बिंदु एक से रेखी नहीं है। तो पहले हम दूरियां निकालना शुरू करते हैं। पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है? दूरी सूत्र का प्रयोग, उसको हम माइंड में ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो जब हम ए और बी के बीच में दूरी निकाल रहे हैं तो हमारे पास जो ए के निर्देशांक है उसको बोलेंगे x1 y1 और जो बी के निर्देशांक है वो हमारे पास x2 y2। यानी कि ये हमारे पास x1 की वैल्यू, ये हमारे पास y1 की, ये x2 की और ये y2 की। तो हमारे पास x2 कितना दिया हुआ है? 2 और माइनस का साइन x1 कितना दिया हुआ है? 1। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है? 3 और y1 कितना दिया हुआ है? 5। तो y2 - y1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया 2 - 1, 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये हमारे पास दूरी आ गई वर्गमूल 5। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। जब बी और सी के बीच में दूरी निकाल रहे हो तो बी के निर्देशांक को हम बोलेंगे x1 y1 और सी के निर्देशांक को बोलेंगे x2 y2। यानी ये हमारे पास x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। अब हम इसमें करते हैं क्वेश्चन को। तो x2 कितना दिया हुआ है? -2। फिर माइनस का साइन x1 में कितना दिया हुआ है? -2। y2 कितना दिया हुआ है? -11। y1 कितना दिया हुआ है? 3। तो माइनस का साइन y2 - y1 इसका स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है -2 दोनों ऐड हो गए, -4 का स्क्वायर, -11 - 3 ये हो गया -14। तो -14 का स्क्वायर। अब आगे हमारे पास -4 का स्क्वायर करते हैं 16 और -14 का स्क्वायर करते हैं कि 14 को 14 से गुणा करते हैं तो 196। दोनों को ही हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारे पास? 212। अब अगर हम इनके गुणनखंड बनाते हैं, 212 के गुणनखंड बना देते हैं तो 2 से भाग करा 2 एकम 2, 0 2 छक्के 12। अब 2 से फिर भाग करा तो ये आ गया हमारे पास 53, 2 पंजे 10 और 2 दिए 6। तो ये हमारे पास हो गया 2 × 2 × 53। यानी कि हमारे पास 2 का पेड़ बन गया है तो इसको वर्गमूल से बाहर लिख लो, लेकिन 53 का पेड़ नहीं बनता तो 53 हमारे पास वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। अब हमने ए और बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी और सी के बीच की दूरी निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे? ए और सी के बीच की दूरी। ए और सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो जो हमारे पास ए के निर्देशांक है ये x1 y1 है और जो सी के निर्देशांक है वो x2 y2 है। तो ये हमारे पास हो गया -2 - 1 का स्क्वायर और -11 -
5 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाता है -3 का स्क्वायर और ये -16 का स्क्वायर। इसको अगर हम करते हैं तो ये हुआ 9 और इन दोनों को गुना करते हैं, 16 को 16 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 256। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ गया हमारे पास 265। अब हम 265 के भी गुणनखंड बना लेते हैं तो ये हमारे पास सबसे पहले जाएगा 5 पर, 5 से इसको काटते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास 53 और आगे हमारे पास गुणनखंड नहीं बन रहे हैं तो ये आ गया हमारे पास 5 गुना 53। तो ये हमारे पास इसकी गुणनखंड है। अब हमने AB, BC और AC तीनों के बीच की दूरी निकाल ली। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास AB और BC का जोड़, AB और BC के बीच की दूरी का जोड़ AC के बराबर आता है या नहीं आता। तो बच्चों चेक करो, AB कितना है वर्गमूल 5, BC कितना है 2 वर्गमूल 53। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर नहीं आ रहा, तो इस तरह से ये इसके बराबर नहीं है। ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं BC और AC का जोड़। अब BC हमारे पास, BC को लेते हैं और साथ में AC है, इसका जोड़ भी हमारे पास AB के बराबर नहीं आ रहा। और हम ये भी चेक कर रहे हैं कि हमारे पास अगर मैंने लिया AB और AC ले लिया, क्या ले लिया हमने AB और AC ले लिया, या AB और यहाँ से लिया हमने AB ले लिया और यहाँ से हमने AC ले लिया। अगर हम इन दोनों का जोड़ करते हैं तो ये हमारे पास BC के बराबर नहीं आ रहा, यानी कि हमारे पास तीनों में से किन्हीं दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए बिंदु एक रेखी नहीं है। तो क्या लिखोगे, किन्हीं भी दो दूरियों का जोड़, किन्हीं भी दो दूरियों का जोड़ जोड़ या योग तीसरी दूरी के बराबर, तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रहा, इसलिए बिंदु एक सरेखी नहीं है, बिंदु एक सरेखी नहीं है। तो बच्चों इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो हमें दिए हुए बिंदु हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है। तो पहले हम यहाँ पर करने के लिए तीनों बिंदुओं को नाम दे देते हैं। मान लो पहला बिंदु हमारे पास है P, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 5 और -2। दूसरा बिंदु है हमारे पास Q, इसके निर्देशांक है हमारे पास 6 और 4। और तीसरा बिंदु हमें दिया हुआ है R, इसके निर्देशांक है हमारे पास 7 और -2। तो ये हमारे पास तीन बिंदु दिए हुए हैं। हमें बताना है कि ये बिंदु किसी त्रिभुज के निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है या नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया, फॉर्म कर लेते हैं त्रिभुज। इसके ये ले लिया P, ये ले लिया Q और ये ले लिया R। P और Q और R के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, P और Q के बीच में दूरी निकाल लेते हैं, यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके। अब यहाँ पर हमने दूरी निकाली तो P के निर्देशांक को क्या बोलेंगे, x1 y1 और Q के निर्देशांक को क्या कहेंगे, x2 y2। तो यहाँ पर हमारे पास x2 यानी कि 6 माइनस x1 यानी कि 5, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 मानी कि 4 माइनस का साइन, फिर y1 का मान क्या है हमारे पास -2। तो ये हमारे पास यहाँ पर 6 माइनस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास 4, ये 4 प्लस 2 हो जाएगा। 2 बार माइनस का चिन्ह इकट्ठा है तो मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस 4 और 2 कितना हुआ 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये हमारे पास कितना आता है वर्गमूल 37 आ गया। कितना आ गया हमारे पास वर्गमूल 37। अब हम निकाल लेते हैं, ये हमने P और Q के बीच की दूरी निकाली, हम निकाल लेते हैं Q और R के बीच की। Q और R के बीच की दूरी निकालेंगे तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 y1 और R के निर्देशांक को क्या कंसीडर करेंगे,
x2 y2। तो x2 कितना दिया हुआ है 7, x1 कितना दिया हुआ है 6। हमारे पास y2 -2 और ये -4। इसको हम करते हैं तो 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर, -2 -4 -6। तो बच्चों ये हो गया 1 और ये 36, और ये भी हमारे पास कितना आ गया वर्गमूल 37 ही आ गया। अब हमारे पास त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है PR। PR लिख लो या RP लिख लो, क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने P और R, जब P और R के बीच की दूरी निकालोगे तो P के निर्देशांक को क्या लोगे x1 y1 और R के निर्देशांक को क्या लोगे x2 y2। तो हमारे पास x2 कितना है 7 और x1 कितना है 5। तो 7 - 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से y2 कितना है -2, फिर y2 माइनस y1 कितना है, ये भी -2 है। यहाँ पर ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है कि हमारे पास 2 चिन्ह आ गए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से ये 7 था, ये -5, ये -2 और -2 में से क्या माइनस करना है -2 ही। तो 7 - 5 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, और ये -2 और माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं ये हमारे पास +2 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये हो जाता है 4 और ये हमारे पास 0 का स्क्वायर। जब ये 0 का स्क्वायर हो गया तो ये हमारे पास बचा वर्गमूल 4, यानी कि किसके बराबर आ गया हमारे पास 2 के बराबर आ गया। अब हम तीनों की दूरी निकाल चुके हैं, PQ, Q और R और PR तीनों भुजाएं निकाल चुके हैं, या तो कि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल चुके हैं, P और Q की भी, Q और R की भी और P और R की भी। अब हमने लिया यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और ये हमारे पास 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 4, यानी कि ये 2 के बराबर आ गया। तो अब हमारे पास P और Q के बीच की दूरी भी आ चुकी है, Q और R के बीच की दूरी भी आ चुकी है, P और R के बीच की दूरी भी आ चुकी है। हमें सिर्फ क्या करना है कि P, Q, R किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये किसी त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज के शीर्ष के लिए हमारे पास किन्हीं 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी से बड़ा आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दिया हुआ है वर्गमूल 37, ठीक है, वर्गमूल 37। हमें 36 का वर्गमूल पता है, 36 का वर्गमूल हमारे पास क्या होता है 6। तो वर्गमूल 37 हमारे पास लगभग क्या होगा 6 से कुछ बड़ा। यहाँ पर भी क्या है हमारे पास वर्गमूल 37, ये भी हमारे पास क्या होगा 6 से कुछ बड़ा। तो ये हमारे पास लगभग 6 और 6 12 से कुछ बड़ा। इन दोनों का जोड़ 2 से बड़ा हो गया। अगर हम इन दोनों का जोड़ लें तो हमारे पास 6 और 2 8 किससे बड़ा है 6 से बड़ा है। इसी प्रकार से अगर हम इन दोनों का जोड़ लें तो ये हमारे पास 6 से कुछ बड़ा, 6 और 2 8, तो 8 हमारे पास किससे बड़ा है 6 से कुछ बड़ा है। यानी कि हमने चेक करके देखा कि किन्हीं भी 2 दूरियों का अगर हम योग लेते हैं वो तीसरी दूरी से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो पहले क्या लिखोगे कि किन्हीं भी 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी से बड़ा है, इसलिए P, Q, R त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। अब हमें पता लग गया ये तीनों मिलकर एक त्रिभुज को बनाते हैं। अब हमें बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो बच्चों आपने चेक करा P Q, यानी कि हमारे पास P और Q के बीच की दूरी कितनी है वर्गमूल 37, यानी कि इस भुजा का माप कितना है वर्गमूल 37। Q R का माप कितना है वर्गमूल 37 और P R का कितना है 2। तो इन दोनों भुजाओं का माप एक जैसा है। तो हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का माप एक जैसा हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास P Q किसके बराबर है
क्यू आर के बराबर है, तो इसलिए हमारे पास पी क्यू आर कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज हुई। तो इसका मतलब पी क्यू आर कैसे हुए, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हुए। इसलिए पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु